इसके पहले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट पढ़े हैं, डायपोल के अक्ष पर और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल चुके हैं। तो आज हम लोग डायपोल पर आधारित कुछ सवाल करेंगे, वैद्युत क्षेत्र पर, डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है और ये अक्ष पर एक बिंदु है P, इसकी मध्य बिंदु से ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है और मध्य बिंदु O है, यहाँ से दूरी मान लो R है। तो पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ कल हम लोग पढ़े थे। और मान लो निरक्ष पर एक बिंदु P डैश यहाँ पर है, निरक्ष पर एक बिंदु क्या है? P डैश। तो ये दूरी भी मान लो R है, पॉइंट O से P डैश की दूरी क्या है? R है। तो यहाँ जो P डैश पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला यही तो आया था। अब अगर हमें इन दोनों में संबंध चाहिए, इन दोनों में क्या चाहिए? संबंध चाहिए। तो बहुत सिंपल है, अगर हम क्या करें? भाग दे दें। क्या करें? भाग दे दें। EP/EP डैश करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, बाकी सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं EP बराबर 2 × EP डैश। मतलब कि जो अक्ष पर R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो निरक्ष पर R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का दोगुना होगा। मतलब कि अगर हम लोग अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र निकालें R दूरी पर और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र निकालें उतनी ही दूरी पर, तो यहाँ जितना वैद्युत क्षेत्र होगा उसका डबल होगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र होगा E अक्ष, वो दुगना होगा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का। तो कई बार इस पर सवाल पूछा जाता है कि एक डायपोल के अक्ष पर किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना है तो उसी डायपोल के निरक्ष पर उतनी ही दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अक्ष पर दिया गया होगा तो निरक्ष पर मिल जाएगा, निरक्ष पर दिया गया होगा तो अक्ष पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान देना कि जब वही दूरी कहा हो, जब दूरी क्या हो? सेम हो, तभी हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि अक्ष पर अलग दूरी दे दे, निरक्ष पर आपको अलग दूरी दे दे, तब आप लोग ये फार्मूला अप्लाई मत करिएगा। तब बेसिक तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए भाई और एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक डायपोल है, मान लीजिए एक डायपोल है, ये है डायपोल, आवेश है -Q +Q। अच्छा, मान लो कि ये मध्य बिंदु है O, ये अक्ष पर एक बिंदु है P और ये निरक्ष पर एक बिंदु है P डैश। मान लो कि ये जो अक्ष पर बिंदु P है इसकी दूरी क्या है? R है। मतलब अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी मध्य बिंदु से दूरी क्या है? R है। और निरक्ष पर एक बिंदु P डैश है जिसकी मध्य बिंदु से दूरी क्या है? R डैश। मतलब आपको ध्यान देना है कि एक डायपोल दिया गया है, डायपोल के अक्ष पर एक पॉइंट P दिया है और पॉइंट P की जो दूरी है मध्य बिंदु से कितनी है? R है। और उसी मध्य बिंदु से पॉइंट P डैश की दूरी कितनी है? R डैश। अगर सवाल कह रहा हो कि P पर वैद्युत क्षेत्र और P डैश पर वैद्युत क्षेत्र दोनों बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, मतलब जो P पर वैद्युत क्षेत्र है वो P डैश पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के क्या है? बराबर है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है? बराबर है। तो हमें संबंध बताना है R और R डैश में, मतलब अनुपात बताना है R और R डैश का अनुपात क्या होगा, ये दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए भाई। तो ये P कहाँ है? अक्ष पर है। ये P कहाँ है? अक्ष पर है। तो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ और निरक्ष पर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। तो P आपका P है, डायपोल मोमेंट। अब भाई डायपोल मोमेंट तो आपका एक ही होगा क्योंकि डायपोल, जिस डायपोल के कारण हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे उसी डायपोल के कारण यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। हाँ, दूरी आपका अलग है तो R' क्यूब हो जाएगा। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। P से P क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अगर हम R को लेके जाएंगे यहाँ
तो आपका हो जाएगा आर बटे आर डैश, इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है तो होल क्यूब कर दें। और यहाँ पे आप देख रहे हो खाली क्या बचा है, 2 बचा है। इसको अगर घनमूल लिया जाएगा दोनों साइड का तो हो जाएगा आर अपान आर डैश बराबर 2 की पावर 1/3। तो ये हो गया स्मॉल आर और आर डैश में संबंध। ठीक है, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि डायपोल के अक्ष पर एक बिंदु है जिसकी दूरी r है और डायपोल के निरक्ष पर एक बिंदु है जिसकी दूरी r डैश है। इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, तो r बटे r डैश का मान क्या होगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, आगे देखो भाई, और देखो सवाल, एक सवाल हम लोग फार्मूले पे कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लो कि ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ये मान लो -5 माइक्रो कूलाम है और ये मान लो +5 माइक्रो कूलाम है और ये दूरी मान लो 3 × 10⁻³ मीटर है और ये अक्ष है, अक्ष पर एक बिंदु P है, ये मध्य बिंदु है, यहाँ मध्य बिंदु से 0.15 मीटर की दूरी पर 0.15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है मध्य बिंदु से। आपको P पर क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र। तो बताओ भाई, पॉइंट P अक्ष पर है तो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 2πr³। तो आपको इसका वैल्यू मालूम है, 1/4πε0 का वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू आपको दिया है 0.15 मीटर, p का वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो p निकाल सकते हो। p बराबर क्या होता है, q × 2l। तो p बराबर q कितना है, किसी एक आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण 5 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा और दूरी कितना है 3 × 10⁻⁻3, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अब करना क्या है, p का वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ ले आके रख दो, तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 और ये 2, p का वैल्यू है 5 × 3 × 10⁻, ये -6 -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा और दूरी कितना है 0.15 तो 0.15 × 0.15 × 0.15। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट P पर क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण मिल जाएगा। और दिशा क्या होगा, दिशा, तो दिशा आपको मालूम है -q से +q की ओर, अक्ष पर जो दिशा होता है -q से +q की ओर, तो -q से +q की ओर होगा दिशा, ये हो गया दिशा। ठीक, तो इस सवाल को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे ये सवाल है क्या आपका, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल भी जो है देखिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सवाल टफ ही होते हैं। और देखो भाई, ऐसे अगर मान लो इसके निरक्ष पे कहा होता तो निरक्ष पे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते, जहाँ 2p/r³ है वहीं क्या हो जाता, p/r³ हो जाता, और क्या। अब देखो भाई, कभी कभी क्या होता है डायपोल के सवाल में हमें कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल देंगे और उन सवालों में हम लोग गलती करते हैं। तो क्या गलती करते हैं, ध्यान दें। अब जैसे मान लो ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ठीक, ये मान लो -10 माइक्रो कूलाम आवेश है और ये मान लो +10 माइक्रो कूलाम आवेश है। अब मान लो कि दोनों आवेशों के बीच का दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। अब मान लो डायपोल के अक्ष पर एक बिंदु P दिया गया है, ये मान लो डायपोल का मध्य बिंदु है O, डायपोल का मध्य बिंदु है O, तो मध्य बिंदु O से जो दूरी है 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, P पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर आपको निकालना है P पर वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल E का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो देखो भाई, कह रहा है कि डायपोल के अक्ष पर स्थित बिंदु P, डायपोल के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर निकालिए वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। तो ये आपको एक डायपोल दिया है। तो देखिए हम लोग करते क्या है, डायपोल को देखे नहीं तो अक्ष पर जो बिंदु P है इस पर फार्मूला लगा देंगे 1/4πε0 2p/r³, मतलब ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग जो पढ़े हैं ना, डायपोल के अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र का
परिमाण होता है, ये होता है 2p/r³ ना, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो जब ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, अभी जैसे पिछले सवाल में हम लोग किए थे, P का वैल्यू निकाल लिए थे Q × 2L से। Q कितना है 10 माइक्रोकूलम है, 2L कितना है 4 सेंटीमीटर है। भाई Q × 2L से क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा, और ले करके P का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो E का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जो वो E का वैल्यू आएगा ना, गलत आएगा। भाई सवाल था क्यों, जो E का वैल्यू आएगा वो गलत क्यों आएगा। अक्ष पर तो हम लोग यही फार्मूला पढ़े हुए हैं, 1/4πf sin 2p/r³। गलत क्यों हो जाता सवाल। अगर आपको याद हो, जो पिछले वीडियो में हम लोग डेरिवेशन किए हैं, उस डेरिवेशन में आपको बताया गया है जो R होता है, R के कंपेयर में ये आवेशों के बीच की दूरी 2L काफ़ी छोटा होता है। R के कंपेयर में ये R आपका क्या है 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है, और 2L क्या है 4 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पर R देखा जाए, R के कंपेयर में जो 2L है काफ़ी छोटा है कि हम इसको 0 मान लें। भाई वहाँ पे क्या किए थे हम लोग, L² को R² के सापेक्ष 0 मान लिए थे, लेकिन क्या यहाँ पर 0 मानना उचित होगा। R आपका 8 सेंटीमीटर है और 2L आपका 4 सेंटीमीटर है, तो क्या यहाँ पे जो R है वो 2L के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है कि आप 2L को क्या मान लोगे 0 मान लोगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग कदापि ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, बेसिक तरीके से लगाएंगे। बेसिक तरीका जो आपको बताया गया था पिछले लेक्चर के सवाल में, जो आपको बताए गए थे, नियम बताए गए थे कि -10 का अलग निकालना, -10 माइक्रोकूलम का वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर अलग निकालो, और +10 माइक्रोकूलम का वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर अलग निकालो। फिर क्या करो, दोनों का वेक्टर सम निकाल लो। ठीक है, देखोगे समान दिशा में होगा जुड़ेगा, विपरीत दिशा में होगा घटेगा, या 90 अंश पर होगा तो ठीक है, आप लोग वेक्टर को जोड़ना घटाना आपको आता है। तो मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये ध्यान देना है कि हमेशा जब भी डायपोल का सवाल आएगा तो आपको देखना है कि जो R है और 2L है, क्या R और 2L आपका मतलब R के कंपेयर में जो 2L है काफ़ी छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा ना हो तो कभी भी वो फार्मूला आप अप्लाई ना करिएगा जो फार्मूला अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। तो आप लोग क्या करिएगा, बेसिक तरीके से चलिएगा। चलिए भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -10 माइक्रोकूलम का यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। मान लेते हैं -10 माइक्रोकूलम का जो वैद्युत क्षेत्र है E1 है, इसका जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है E1 है। तो E1 का दिशा किधर होगा, इधर। अरे भाई माइनस वाले आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, निगेटिव आवेश का, वो होता है आवेश की ओर ना, E1 का दिशा इधर होगा। और प्लस वाले आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूर, E2 का दिशा इधर होगा, E2 का दिशा इधर होगा, दोनों विपरीत दिशा में है कि नहीं है। तो जो E नेट आएगा, E नेट वो आएगा E2 - E1, और देखो 1/4πf sin 0 सब में होगा, दोनों में होगा भाई। अरे बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/4πf sin 0 Q/r²। और देखो दोनों जो Q है, दोनों का परिमाण भी समान है, तो मैं Q क्या करूँगा, बाहर ले लूँगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा R2² और ये हो जाएगा R1²। R2 क्या है, R2 आपका जो, देखो ध्यान दो, इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, नहीं तो कन्फ्यूज रहोगे। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई इसका वैल्यू क्या हो गया, 9 × 10⁻9 हो गया, और Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और R2 का स्क्वायर, R2 कितना है भाई, देखो ध्यान दो इधर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 8, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 दिया, देखो 8 दिया ना, तो ये कितना है 2, अरे टोटल 4 है तो कितना होगा 2 होगा। तो देखो ध्यान दो, यहाँ से अगर आप 2 घटा दोगे, 8 में से 2 घटा दोगे कितना बचेगा 6, तो 6 सेंटीमीटर, तो 1/6 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻2 मीटर हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दो। और ये आपका देखो R1, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी R1, मतलब Q1 से जो P की दूरी है, तो R1 कितना होगा, देखो ये 8 है और ये 2 है, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 और सेंटीमीटर में है 10⁻2 से गुणा करोगे तो मीटर में हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वैद्युत क्षेत्र का परिमाण यहाँ पे मिल जाएगा। और दिशा क्या होगा भाई, दिशा
तो दिशा होगा E2 की ओर, दिशा होगा E2 की ओर, क्योंकि आपको मालूम है जो 2 वाला आवेश है उससे पॉइंट P की दूरी क्या है, कम है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र जो होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा, E2 ज़्यादा होगा, तो E2 की ओर होगा परिणामी का दिशा। ठीक भाई। तो इसी प्रकार आप लोग का निरक्षीय वाला भी सवाल होगा, इसी प्रकार आपका निरक्षीय वाला भी सवाल होगा। अगर निरक्षीय वाला सवाल होगा तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि जो R है वो 2L के कंपेयर में छोटा है कि बड़ा है या फिर बराबर है, कैसे क्या है। तो एक सवाल इसका भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए भाई एक सवाल इसका भी हो जाए। सभी सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके नोट करते रहिए, और अगर किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मान लेता हूँ आपका ये है -3 माइक्रो कूलाम और ये है +3 माइक्रो कूलाम, ये एक डायपोल है। चलो मान लेता हूँ इस डायपोल के जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है कितना मान लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। कितना मान लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यहाँ पर निरक्ष पर देखो ध्यान दो भाई, या 3 नहीं इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन जो है देखिए आसान हो जाए ताकि। और ये मान लो कि ये आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। और ये निरक्ष पर एक बिंदु P दे दिया। यहाँ पर आपको क्या बताना, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या बताना, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आपको बताना है E नेट। तो फिर डायपोल का सवाल देखे नहीं लड़के, कहेंगे भाई पॉइंट P निरक्ष पर है तो Q × 2L लगाओ, P निकाल लो, Q × 2L लगा के क्या निकाल लो, P निकाल लो, और फिर निरक्ष वाला फार्मूला लगा दो 1/4 पाई F∈0 P/RQ, P/RQ। तो निरक्ष पर फार्मूला, निरक्ष वाला फार्मूला लगा के सवाल लगा देते हैं, और वो सवाल क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वो फार्मूला जो हम लोग डेरिवेट किए हैं उसमें जो R होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है 2L के कंपेयर में। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बेसिक तरीके से सवाल को लगाएंगे। तो -3 माइक्रो कूलाम का यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, +3 माइक्रो कूलाम का यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो देखो ध्यान दो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको मिला लो, दोनों आवेशों को पॉइंट P से मिला दो, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमेशा मिलाने वाली लाइन के अंदर से होगा। तो बताओ -3 माइक्रो कूलाम का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश की ओर होगा, आवेश की ओर इधर, भाई इधर ही तो होगा, ये हो गया E1। और +3 माइक्रो कूलाम का जो वैद्युत क्षेत्र होगा इधर होगा, और ये हो गया E2। ये क्या हो गया, E2 हो गया। तो ये हो गया E1 और ये क्या हो गया, E2 हो गया भाई। ठीक। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए कि जो E1 होगा और E2 होगा दोनों का परिमाण समान होगा। परिमाण क्या होगा, समान होगा। उसका रीज़न है कि जो दूरी ये R है, ये R, देखिए हम ध्यान दें, ये टोटल दूरी आपका 6 है, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी आएगा 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 पाई F∈0 Q/R²। तो देखो दोनों आवेशों के लिए जो Q है और R है समान है, तो परिमाण क्या आएगा, समान आएगा। परिमाण क्या आएगा, समान आएगा। तो E1 और E2 का जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। उसको E मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, E मान लिया जाए। और परिमाण पहले निकाल लेते हैं, 9 × 10⁻9, और Q कितना है, 3 माइक्रो कूलाम, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6, और R कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻2 से गुणा करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, 10⁻4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R का स्क्वायर होता ना, और ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 27, 9 × 27 हो गया, और ये आपका हो गया 10⁻9, और ये -6, और ये +4, और अपान में क्या हो जाएगा 25 न्यूटन पर कूलाम।
अब देखो भाई ध्यान दो, ये हो गया 27/25 गुणे 10 की घात 9 और 4 13, 13 में से 6 गया 7। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखो 10 की घात 7 से अगर मैं 10 की घात 2 गुणा कर दूँ 27 में तो 2700 हो जाएगा, मतलब 27 गुणे 100 हो जाएगा और बटे 25 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 5 हो गया, तो ये 25 से कैंसिल होगा 4 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 27 चौका 20 चौका 80 और 7 चौका 28, तो 108। गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। तो इसको लिखा जा सकता है 1.08 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो हो गया किसी एक आवेश का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर, मतलब इसका भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर इतना होगा, इसका भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर इतना होगा। अब बताओ भाई हमें क्या निकालना है, ई नेट। क्या निकालना है, ई नेट। दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग है, समान दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में नहीं है। ना मैं इनको जोड़ सकता हूँ, ना मैं इनको डायरेक्ट घटा सकता हूँ, बल्कि हमें वेक्टर का नियम लगाना पड़ेगा। तो चलिए भाई ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, 2 थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, 2 थीटा होगा। अब यहाँ से देखा जाए ये आपका E1 भी E है और E2 भी E है, और ये एंगल आपका 2 थीटा है, तो मैं इसको थीटा और थीटा में बांट लूँगा। अब E का एक घटक आएगा इधर E cos थीटा, और इसका भी घटक इधर आएगा E cos थीटा, और इस E का इधर घटक आएगा E sin थीटा, और इधर घटक आएगा E sin थीटा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत है, तो ये जुड़ जाएगा 2E cos थीटा 2E cos। तो जो आपका E नेट आएगा, E नेट जो आएगा वो आएगा 2E cos थीटा। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा 2, E का वैल्यू कितना आया भाई 1.08 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। और cos थीटा क्या होगा भाई, cos थीटा होता आधार बटे कर्ण। अच्छा बताओ भाई इस थीटा के लिए आधार कौन है, 3 है, और कौन कौन है 5, तो आ जाएगा 3/5, 3/5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान देना है कि कब हमें अक्ष वाला जो फार्मूला, निरक्ष वाला फार्मूला निकाले हैं लगाना है, और कब हमें लगाना नहीं है। जल्दबाजी में आकर के आप लोग सवाल को मत लगाइएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक, कई बार ऐसे सवाल आते हैं और आप लोग जल्दबाजी में उसे गलत कर देते हैं। वो फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, कल निकाले थे इसके पहले वाले वीडियो में, वो तभी अप्लाई होगा जब R 2L के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए और हमेशा ध्यान दीजिएगा सवाल को करते समय, कहीं ऐसा तो नहीं कि R आपका और 2L आपका एक ही कोटि का हो। चलिए भाई अब हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे। डायपोल पर बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी सवाल आप लोग करिए, किताब से करिए। अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, आगे की जो थ्योरी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। देखिए क्लास 11th में बल आघूर्ण आप लोग पढ़े थे और उसी में बताया जाता है बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। थोड़ा सा जो है बल युग्म के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, ये क्या है, रॉड। अगर इस रॉड पर 2 बल लगे, दोनों बलों का परिमाण क्या हो, समान हो,
दोनों बलों का परिमाण क्या हो, समान हो, दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो, और दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग हो। ये देखो, ये दोनों बल की जो क्रिया रेखा अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। मतलब जिस रेखा में बल क्रियाशील होता है उसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा। तो मतलब दोनों बलों की जो क्रिया रेखा अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, रॉड को घुमाएंगे, रॉड को क्या करेंगे, घुमाएंगे। मतलब रॉड पर जो लगने वाला नेट बल है वो शून्य है, रॉड पर लगने वाला नेट बल क्या है, शून्य है। मतलब रॉड का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन हाँ, रॉड का जो कोणीय विस्थापन होगा, मतलब कि रॉड क्या करेगा, घूमेगा, रॉड क्या करेगा, घूमेगा। मतलब जो रॉड का कोणीय विस्थापन होगा वो शून्य नहीं होगा। मतलब रॉड कहीं जाएगा नहीं, बल्कि वो एक अक्ष के प्रति क्या करेगा, घूमेगा, बल्कि वो एक अक्ष के प्रति क्या करेगा, घूमेगा। तो मतलब कि जब भी किसी रॉड पर या किसी निकाय पर दो बल लगा हो, दोनों बलों का परिमाण समान हो और बल का जो दिशा हो विपरीत हो और दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग व समांतर हो, तो हम लोग ऐसे दो बलों को बोलते हैं बलयुग्म। क्या बोलते हैं, बलयुग्म बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, निकाय पर नेट बल तो शून्य होता है, निकाय पर नेट बल क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन नेट बल आघूर्ण शून्य नहीं होता, नेट बल आघूर्ण शून्य नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अगर मुझे बलयुग्म का आघूर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो, बलयुग्म का आघूर्ण निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, किसी एक बल का परिमाण लेंगे, किसी एक बल का क्या लेंगे, परिमाण लेंगे, और इन बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये वाली दूरी, लंबवत दूरी ये वाली दूरी लेनी, तिरछी दूरी ये नहीं लेना है। जो बल की क्रिया रेखा है उसकी जो लंबवत दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये लंबवत दूरी है कि नहीं है, ये वाली दूरी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। मतलब एक बल का परिमाण और उन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी का जब गुणा कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो मुझे क्या करना है, बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। और किस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला। और ये द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ठीक, तो चलिए भाई ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है और आपको मालूम है वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से, वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आपको बताया गया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे, मतलब कि समांतर रेखाओं की सहायता से। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका परिमाण है कैपिटल ई। इसका परिमाण क्या है, कैपिटल ई। मतलब हर जगह वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या है, कैपिटल ई है। अब इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है, डायपोल ऐसे रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है ऐसे, ये डायपोल आपका रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है। ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, और ये एंगल कितना मान लिया गया, थीटा। मतलब डायपोल वैद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक, और ये इसका हो गया डायपोल मोमेंट P। मतलब अगर देखें डायपोल मोमेंट और वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, तो मुझे इसी डायपोल पर लगने वाला निकालना है बलयुग्म का आघूर्ण। इसी डायपोल पर लगने वाला क्या निकालना है, बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो चलिए हमें ध्यान दिया जाए। हमने बताया था कि जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस आवेश पे बल लगता है। अगर वो आवेश धन आवेश है तो बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो ये धन आवेश पर बल इधर लगेगा, इधर। और अगर वो आवेश कैसा हो, नेगेटिव हो, तो उस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इधर लगेगा। ठीक, तो धन आवेश पे बल लगेगा इधर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, और ऋण आवेश पे बल लगेगा इधर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये तो दिशा की बात हो गई। परिमाण का बात किया जाए, बल का जो परिमाण होता है F बराबर क्यू ई। F बराबर क्या होता है, क्यू ई। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हो और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है E है,
और आवेश का परिमाण Q है, तो बल कितना होगा? QE होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है कितना है? E है। और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है? E है। मैंने कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, परिमाण हर जगह क्या है? समान है। दिशा भी हर जगह क्या है? समान है। वैद्युत क्षेत्र का दिशा समान है भाई, बल का दिशा नहीं, वैद्युत क्षेत्र का दिशा। तो यहाँ पे जो बल का परिमाण होगा वो होगा QE, और यहाँ पर जो बल का परिमाण होगा वो क्या होगा? QE। तो हम देख रहे हैं कि डायपोल पे 2 बल लग रहा है। डायपोल पे कितना बल लग रहा है? 2 बल लग रहा है। एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र के दिशा में और एक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो अभी अभी मैंने बताया था बलयुग्म। तो बलयुग्म के बारे में क्या बताया था कि किसी निकाय पे 2 बल लगा हो, दोनों बलों का परिमाण क्या हो? समान हो, दिशा क्या हो? विपरीत हो, दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या हो? अलग अलग। तब उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों बलों को बलयुग्म। क्या बोलेंगे? बलयुग्म। तो भाई सेम चीज़ यहाँ भी है कि नहीं है? डायपोल पे 2 बल लगा है, दोनों बलों का परिमाण समान है, QE। दोनों बलों का दिशा विपरीत है, दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है। तो क्या डायपोल पे बलयुग्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अगर बलयुग्म लगेगा तो ये बलयुग्म क्या करेगा? इस डायपोल को घुमाएगा। डायपोल को क्या करेगा? घुमाएगा, या फिर घुमाने का प्रयास करेगा। तो बताओ भाई, अगर डायपोल को ये घुमाएगा, घुमाने का प्रयास करेगा, तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा? बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा? तो देखो भाई ध्यान दो इधर। तो बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकाला जाएगा? एक बल का परिमाण और दोनों बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी आपको लेना है। ये दूरी लंबवत दूरी यही तो है भाई। अच्छा बताओ, आवेशों के बीच की दूरी हम लोग क्या मानते हैं? 2L। आवेशों के बीच की दूरी क्या मानते हैं? 2L मानते हैं। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। आपको दिख रहा है संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण दिख रहा है भाई। अब देखा जाए यहाँ पे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। वेक्टर में एक नियम बताया गया था वेक्टर वियोजन का, कि अगर ये x है और ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा? x cos थीटा होगा, और ये क्या होगा? x sin थीटा होगा। भाई वेक्टर में वियोजन का नियम आपको बताया गया था, वेक्टर वियोजन का नियम यही तो बताया गया था। सेम चीज़ यहाँ भी वही होगा। अगर ये लंबाई क्या है? 2L है, तो ये लंबाई क्या होगा? 2L cos थीटा होगा, और ये लंबाई क्या होगा? 2L sin थीटा होगा। तो अगर मुझे इस डायपोल पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है तो क्या करना है? किसी एक बल का परिमाण और बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणा कर देंगे। तो अगर मुझे निकालना बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, एक बल का परिमाण QE और दोनों बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Q को 2L को एक साथ लिखेंगे तो P मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q इंटू 2L को क्या कहते हैं? P कहते हैं। तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। ये हो गया बलयुग्म का आघूर्ण। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E, P क्रॉस E। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। हो गया भाई। तो हम लोग आसानी से इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल पर बलयुग्म का आघूर्ण, मतलब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना लग रहा है? PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो समझ में आ गया भाई। अब ध्यान देना है कि मतलब ये जो आपका डेरिवेशन है, जब भी एग्ज़ाम में आए तो हमें खाली इतना ही नहीं लिख लेना है, बल्कि मुझे सारा का सारा वो मैटर लिखना है जो मैं बोलते चल रहा हूँ। एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण कैपिटल E है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण कैपिटल E है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पे रखा गया है। माना डायपोल के आवेश -Q और +Q हैं और इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। तो इन आवेशों पर परस्पर विपरीत दिशा में बल लगेगा जिनका परिमाण QE होगा, और ये दोनों बल बलयुग्म बनाएंगे। इस प्रकार
इस डायपोल पर जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो निम्न होगा। तो लिखेंगे टाउ बराबर क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। तो यहाँ क्यू इंटू 12 क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। बात समझ में आई भाई? तो देखिए ध्यान दीजिए भाई, इसको आपको अपने हिसाब से सेट करके लिख लेना है जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए क्या लिखना। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण कैपिटल ई है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे स्थित है। माना इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, और माना इसका आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। इन आवेशों पर जो लगने वाला बल होगा वो परिमाण में बराबर या बराबर क्यू ही होगा, परंतु दिशा में विपरीत होगा, और दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होगी। अतः ये दोनों बल बलयुग्म बनाएंगे। इस प्रकार डायपोल पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण तो लिख लोगे डायरेक्ट, ऐसे चित्र आप लोग बना लेंगे, ठीक भाई। तो इसको जो है पूरा आपको लिखना पड़ेगा, और तब जा कर के ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक। अब देखो कुछ स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं। इस पर फार्मूला आप लोग को याद होते चलना चाहिए भाई, सारे के सारे फार्मूला। चलो भाई अब देखो, पहला केस क्या है। मान लो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण ई है। इसमें एक डायपोल कुछ ऐसा रखा है, ऐसा माइनस क्यू ये प्लस क्यू ऐसे। तो सबसे पहले आपको पहचानना एंगल कितना है। डायपोल मोमेंट और ई वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल क्या है। तो बताओ भाई, डायपोल मोमेंट का दिशा किधर से किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये है। तो बताओ डायपोल मोमेंट का दिशा भी इधर और वैद्युत क्षेत्र का भी दिशा इधर है, तो एंगल कितना लिया जाएगा, 0। एंगल कितना लिया जाएगा, 0। तो जब एंगल 0 होगा तो टाउ बराबर क्या होगा, पी ई साइन 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0। टाउ बराबर क्या आ जाएगा, पी ई साइन 0। तो कितना आ जाएगा, 0। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे देखा जाए कि ये तो आ गया टाउ नेट। टाउ नेट कितना है, 0 है। टाउ नेट कितना है, 0 है। मतलब बलयुग्म का जो आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, वो 0 है। अच्छा नेट बल की बात कर लिया जाए। अच्छा प्लस क्यू पर इधर बल लगेगा क्यू ई, और माइनस क्यू पे इधर बल लगेगा क्यू ई। तो बताओ भाई नेट बल 0 है कि नहीं, बिल्कुल 0 है। अरे जितना बल इधर उतना बल इधर, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट बल भी क्या है, 0 है। नेट बल भी क्या है, 0 है। और आपको बताया गया है कि जब किसी निकाय पर नेट बल 0 हो और नेट बलाघूर्ण 0 हो तो वह निकाय साम्य अवस्था में कहलाता है या संतुलन की अवस्था में कहलाता है, संतुलन की अवस्था में कहलाता है। तो बताओ भाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस कंडीशन में कि अगर थीटा 0 होगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि आपका डायपोल कुछ ऐसा रखा गया होगा वैद्युत क्षेत्र में, तो थीटा आपका 0 होगा। तो यहाँ पर आपका टाउ भी 0 होगा और फोर्स भी आपका क्या होगा, 0 होगा। मतलब नेट टॉर्क 0 और नेट फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे डायपोल संतुलन में है या साम्य अवस्था में है। हाँ भाई, आपको ये भी बताया गया था संतुलन आपका 3 टाइप का होता है। संतुलन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है अस्थाई, और एक होता है अस्थाई, और एक होता है उदासीन। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई, और एक क्या होता है, उदासीन। आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये वाला होता है, यहाँ पे कोई बॉल रखा जाए तो नेट बल 0 है मान लो, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इधर विस्थापित कर दिया जाए, थोड़ा सा इधर विस्थापित कर दिया जाए, तो क्या ये बॉल यहाँ पर आएगा दोबारा लौट के, साम्य अवस्था में आएगा, नहीं। तो ये संतुलन कैसा है, ये संतुलन कैसा है, अस्थाई। कैसा है, अस्थाई। मतलब अगर हम संतुलन बिंदु से, मतलब ये संतुलन बिंदु है, मान लो वस्तु यहाँ पर जब रखा जाता है तो इस पर कोई बल नहीं लगता है, तो ये यहाँ पर संतुलन में है। लेकिन अगर मैं संतुलन बिंदु से किसी भी ओर इसको विस्थापित कर दे रहा हूँ तो ये दोबारा लौट के यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर संतुलन में तो है, लेकिन ये संतुलन कैसा है, अस्थाई। अगर इसको थोड़ा भी विस्थापित कर दिया जाए किसी भी साइड में तो ये दोबारा लौट के उस बिंदु पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए
अगर मैं बॉल को क्या करूं, मान लो ये बॉल आपका यहाँ पे संतुलन में है, यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है, इसको इधर विस्थापित कर दूं या इधर विस्थापित कर दूं और छोड़ूंगा दोबारा वहीं घूम के चला आएगा। तो ये संतुलन आपका कैसा है, अस्थाई। ये कैसा है, अस्थाई, स्टेबल। और ये है अस्थाई, अनस्टेबल। और यहाँ पर देखो भाई हर जगह नेट बल शून्य है, तो ये कैसा होगा, उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, तो मतलब आपका संतुलन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। बात समझ में आई भाई। तो यहाँ पर देखा जाए अगर हम डायपोल को थोड़ा सा क्या करेंगे, घुमा देंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, तो ये डायपोल आपका दोबारा इसी दिशा में आ जाएगा। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, वो डायपोल को हमेशा अपने दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है या करता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र अपने भीतर रखे डायपोल को सदैव अपने दिशा में घुमा कर रखता है या घुमाने का प्रयास करता है। तो मतलब अगर इसको थोड़ा सा विस्थापित भी कर दोगे ना इस दिशा से, तो वो दोबारा घूम के इसी दिशा में आ जाएगा। तो ये संतुलन आपका कैसा होगा, अस्थाई। कैसा होगा, अस्थाई संतुलन। तो ये संतुलन आपका हो गया अस्थाई संतुलन। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। ये देखो ध्यान से आपको समझना है, पूछा भी जाता है ये संतुलन कैसा होगा, अस्थाई होगा या अस्थाई होगा, थीटा बराबर 0 के लिए, या ऐसे कहेगा जब वैद्युत क्षेत्र में कोई डायपोल वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया हो तब उसका संतुलन कैसा होगा, अस्थाई होगा या अस्थाई होगा। तो अस्थाई होगा। कैसा होगा, अस्थाई होगा। फिर इसके बाद दूसरा केस देखो भाई, इसका दूसरा केस क्या होता है, अगर ऐसे रखा गया हो। दूसरा केस ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, मान लो डायपोल ऐसे रखा गया हो, -q इधर हो, +q इधर हो, -q इधर है, +q इधर है। अब बताओ जो डायपोल है मोमेंट का दिशा होगा इधर होगा, इधर -q से +q की ओर, वैद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, डायपोल मोमेंट का दिशा इधर, तो एंगल कितना होगा 180। एंगल कितना होगा 180 है कि नहीं है भाई। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 180 होगा। तो टाउ नेट की बात किया जाए तो PE साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो फिर से टाउ क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा नेट फोर्स की बात किया जाए, +q पर आवेश पर बल इधर होगा QE, -q पर बल इधर होगा QE। फिर से देखो दोनों बल का परिमाण समान है, दिशा क्या है विपरीत है, तो बल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट बल आएगा क्या आएगा, नेट बल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। नेट बल क्या आएगा। तो फिर से ये संतुलन में है, फिर से ये डायपोल आपका संतुलन में तो है, लेकिन अब की बार ये संतुलन कैसा है, अस्थाई। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप घुमा दोगे तो ये इस अवस्था में आके रुकेगा, इस अवस्था में नहीं, इस अवस्था में आके रुकेगा। तो ये संतुलन कैसा है, अस्थाई संतुलन। ये संतुलन कैसा हो गया, अस्थाई संतुलन। तो जब डायपोल वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत रखा होगा, मतलब प्रति समांतर रखा गया होगा, तो डायपोल होगा संतुलन में। मतलब उस पर नेट बल भी नहीं होगा और उस पर नेट बलाघूर्ण भी नहीं होगा, लेकिन हाँ उसका संतुलन कैसा होगा, अस्थाई। कैसा होगा, अस्थाई। ठीक, हाँ। फिर उसके बाद जब तीसरा केस आपसे पूछा जाए, तीसरा केस मतलब जब पूछा जाए कि बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, तो बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा भाई। तो टाउ बराबर क्या होता है, P साइन थीटा। ये तीसरा केस है। अब बताओ भाई बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा। वैद्युत क्षेत्र आपका इसका परिमाण कैपिटल E है और इसमें एक डायपोल रखा है, तो हम कैसे डायपोल को रखें, किस कंडीशन में बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो हम लोग जानते हैं भाई जब साइन का मान अधिकतम होगा तो टाउ का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। जब साइन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, टाउ का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और साइन का अधिकतम मान कब होता है, जब थीटा का मान 90 होगा। जब थीटा का मान क्या होगा, 90 होगा। तो जब डायपोल आपका ऐसे रखा गया होगा, ऐसे -q +q, -q से +q की ओर दिशा होता है P का, तो डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। तो जब आपका थीटा क्या होगा, 90 होगा, तो टाउ क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, और ये होगा PE साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो जब भी पूछा जाए अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण, तो आप लोग को थीटा क्या मानना है, 90। थीटा क्या मान लेना, 90 मान लेना है।
तो तीनों केस आपको भली भांति याद कर लेना है। थीटा 0 होगा तो टाउ 0 होगा, और थीटा 180 होगा तब भी टाउ आपका 0 होगा, और थीटा आपका 90 होगा टाउ आपका मैक्सिमम होगा। हाँ, थीटा जब 0 होगा तो आपका डायपोल संतुलन में होगा, और वो संतुलन होगा अस्थाई। थीटा 180 के लिए संतुलन अस्थाई, और थीटा 90 होगा तो आपका संतुलन में नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा ये कौन सा संतुलन होगा, यार ये संतुलन में है ही नहीं। संतुलन तब माना जाता है जब टाउ नेट 0 हो और एफ नेट क्या हो, 0 हो। यहाँ पर ना तो टाउ नेट 0 है, हाँ एफ नेट 0 है, एफ नेट क्या है, 0 है। देख लो भाई, एफ नेट की बात किया जाए, ये क्यू ई हो गया इधर और ये हो गया क्यू ई इधर, तो अब भी एफ नेट क्या है, 0 है। लेकिन संतुलन में तब कहा जाता है जब दोनों 0, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तो ये संतुलन में नहीं है। समझ में आ गया भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आप देख रहे हो कि हर कंडीशन में आपका जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई डायपोल रखा है तो उस पर लगने वाला बल हमेशा शून्य होगा, कुछ भी एंगल हो, बल तो हमेशा शून्य होगा। एंगल कुछ भी बनाते हुए रखा गया हो, बल तो हमेशा शून्य होगा। टॉर्क आपका हमेशा शून्य नहीं होगा, खाली 180 के लिए और 0 के लिए शून्य होगा। बाकी जो है देखिए, ध्यान दीजिए, आपका टॉर्क होगा कुछ ना कुछ, लेकिन बल आपका कुछ भी एंगल होगा, बल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आ गया भाई। अब देखो आगे, कभी कभी इस टाइप से भी परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कहेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखिए बलयुग्म आघूर्ण के आधार पे, मतलब टाउ के आधार पे। टाउ के आधार पे आपको लिखना है पी का परिभाषा। पी का परिभाषा वैसे क्या होता है, एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल। जो हम लोग पढ़े हैं फार्मूला P बराबर Q इंटू 2L, उसके आधार पर आप लोग परिभाषा क्या लिखते हैं, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होता है उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन अगर टाउ के आधार पे पूछा जाए, टाउ के आधार पे पूछा जाए, बलयुग्म आघूर्ण के आधार पे पूछा जाए, तो हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो देखो, टाउ बराबर क्या होता है, P साइन थीटा से। देखो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ अपान E साइन थीटा। अब यदि मैं मान लेता हूँ E बराबर एकांक तथा थीटा बराबर 90, तो P बराबर क्या आ जाएगा भाई, तो P बराबर आ जाएगा टाउ। अरे इसको एकांक मान लिया, इसको 90 मान लिया, तो जा करके जो आपका P है वो टाउ के बराबर आया कि नहीं आया, जो P है वो टाउ के बराबर आ गया। तो मतलब क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, उसका परिमाण एकांक हो और उसमें लंबवत रखा हो डायपोल, तब जो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा ना, टॉर्क, वही होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से एक बार सुनिए भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, उसका परिमाण एकांक हो, उसमें लंबवत रखा हो, डायपोल कैसे रखा हो, लंबवत, तब उस कंडीशन में जो लगने वाला उस पर बलयुग्म का आघूर्ण होगा ना, वो उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा, उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। भाई सब कुछ आपके सामने है, कोई चीज़ रट के आपको नहीं लिखना है, आपको समझ करके सारी की सारी बातें याद करनी है। तो क्या लिख लेना है भाई, एकांक परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य होता है, बराबर होता है, जो भी लिखना हो। ठीक, तो मतलब जो जो कंडीशन मैंने कहा, एकांक परिमाण होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र का, और एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, और रखा कैसे होना चाहिए, लंबवत, तब जाकर के उस पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक भाई। और देखो आगे देखा जाए,
अच्छा, ये तो हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल रखा गया हो। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल रखा गया होगा तो उस पर नेट बल तो शून्य होगा, लेकिन असमान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल रखा गया होगा उस पर नेट बल शून्य हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई आवश्यक है नहीं है भाई। तो चलिए ध्यान दीजिए भाई, अब हम लोग असमान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल रखा है तो उस पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं बल? चलिए भाई, असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल, वैद्युत द्विध्रुव पर बल। तो हम लोग मानेंगे एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण अलग अलग जगह पे अलग अलग है लेकिन दिशा समान है। दिशा क्या है? समान है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, असमान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक, एक्स अक्ष मान लो, वाई अक्ष मान लो, कुछ भी मान लो। तो मतलब मान लिया गया ना एक असमान वैद्युत क्षेत्र है। अब आपको दिख रहा है दिशा एक्स अक्ष की दिशा में है। दिशा मतलब हर जगह एक्स अक्ष की दिशा में है और हर जगह परिमाण क्या है? अलग अलग। हर जगह परिमाण क्या है? अलग अलग। तो ये एक उसमें डायपोल लग दिया गया, एक डायपोल लग दिया गया, ये इसका डायपोल मोमेंट है P। देखिए ये डेरिवेशन आपके कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इस पर सवाल आ सकता है, इस पर सवाल आ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक सवाल इस पर है, इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। अब ये डायपोल है, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक, तो बताइए भाई, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का जो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो मान लो कैपिटल E है और यहाँ पर मान लो E डैश है। क्या है? E डैश। लेकिन दिशा, हाँ दिशा हर जगह, यहाँ भी दिशा इधर है और यहाँ भी दिशा इधर है। ठीक, यहाँ भी दिशा इधर है, एक्स अक्ष की धन दिशा में। अब मुझे निकालना क्या है? नेट बल। क्या निकालना? नेट बल। तो बताओ भाई, माइनस क्यू पे बल किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत इधर लगेगा, Q इंटू ई। यहाँ पर E का परिमाण E है और प्लस क्यू पे इधर लगेगा और कितना लगेगा? Q इंटू ई डैश। यहाँ पर E का परिमाण है E डैश, तो यहाँ पे बल कितना लगेगा? Q E डैश। अच्छा बताओ, दोनों बल विपरीत है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर दोनों बल विपरीत हैं तो नेट बल क्या होगा? ये माइनस ये या ये माइनस ये, जो भी करना हो। जिसको मन के प्लस मानो, जिसको मन के माइनस मानो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से मानोगे उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा, उसी हिसाब से आपका निष्कर्ष निकलेगा। चलिए भाई, तो जो नेट बल आएगा, नेट बल आएगा क्यू ई डैश माइनस क्यू ई, क्यू कॉमन तो ई डैश माइनस ई, ये हो गया क्यू और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, इसको कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर वैद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है। चलो ये दूरी मैं मान लेता हूँ डेल्टा एक्स है। ये दूरी कितना है? डेल्टा एक्स। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? डेल्टा एक्स। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक्स के मान में जो परिवर्तन होगा वो है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अगर मैं डेल्टा एक्स से गुणा कर दूं, डेल्टा एक्स से भाग कर दूं, तो कोई समस्या तो है नहीं भाई। डेल्टा एक्स से मैंने क्या किया? गुणा कर दिया और डेल्टा एक्स से क्या कर दिया? भाग कर दिया। अच्छा, ये डेल्टा एक्स है क्या? दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही तो है, जिसे हम लोग 2l मानते हैं। 2l, ये 2l ही तो है। तो Q इंटू 2l क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। Q इंटू 2l क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो ये और ये गुणा किया तो क्या हो गया? P हो गया। और ये क्या हो गया? डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स। तो ये आ गया नेट फोर्स। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल P इंटू डी बाई डी एक्स।
मान लो डेल्टा एक्स क्या है, अनंत सूक्ष्म है तो उसको डी एक्स लिख देते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, वो भी बहुत छोटा आएगा, डी हो गया। तो ऐसा लिखा जा सकता है P इंटू डी बाई डी एक्स। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मैं डायपोल मोमेंट में क्या करेंगे, E का अवकल गुणांक निकाल लेंगे x के सापेक्ष और उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मतलब P के साथ किसका गुणा करेंगे, E के अवकल गुणांक का, मतलब E का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष गुणा कर लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र कैसा है, असमान वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र होता उस पर कोई बल नहीं लगता। चलिए इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लो एक वैद्युत क्षेत्र है जो x के साथ ऐसे बदल रहा है, इस इक्वेशन के अनुसार 2x स्क्वायर के अनुसार क्या कर रहा है, बदल रहा है। x के साथ ये चेंज हो रहा ना, ये किसका फंक्शन है, x का। अब कह रहा है कि x बराबर 2 मीटर पर है, x बराबर 2 मीटर पर कोई 2 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर वाला छोटा द्विध्रुव स्थित है, उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, नेट बल कितना होगा। तो बताओ भाई, ये आपको दिख ही रहा है वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो x के साथ क्या करेगा, बदलेगा। तो कैसा वैद्युत क्षेत्र है, असमान वैद्युत क्षेत्र है। उसी में एक छोटा डायपोल x बराबर 2 मीटर पर रखा हुआ है, उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। तो चलिए भाई, फार्मूला क्या पढ़ा गया था, F नेट बराबर P इंटू डी बाई डी एक्स। तो चलो भाई डी बाई डी एक्स पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ अलग से। तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अवकलन करना आपको आता है, अवकलन करना आपको आना चाहिए। तो 2 आ गया बाहर, x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, तो कुल मिला के कितना आ गया, 4x। कितना आ गया, 4x। तो p का वैल्यू रखो भाई, p का वैल्यू, तो p का वैल्यू हो गया आपका 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है। और ये डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 4x। कितना आ गया, 4x। तो बताओ भाई, अगर हम इसमें क्या करें, x बराबर 2 मीटर रख देते हैं तो आपका हो जाएगा 2 × 4 और ये x का वैल्यू 2 और ये 10⁻⁹ मात्रा का आ जाएगा न्यूटन। तो ये आपका 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 × 10⁻⁹ न्यूटन, या 1.6 × 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक, तो ये आपका आ गया असमान वैद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल पर लगने वाला नेट बल।